नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग वाहनों से होने वाले उत्सर्जन एवं उनसे जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी छात्र यहाँ पर नए हैं, मैं उनको बता दूं कि इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का 2 बैच ऑलरेडी एप्लीकेशन पर रन हो रहा है। अगर आप लोग बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, किसी भी बैच में आप लोग इनरोलमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेकंड पार्ट का सेकंड टॉपिक है। इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक वाहनों की उपयोगिता और उसके प्रभाव के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो आप सभी लोग एप्लीकेशन से जुड़ जाएं, क्लासेस वहीं पे चल रही हैं। यहाँ पर यूट्यूब पे ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आप सभी लोग समझ पाएँ, आप लोगों तक ये लिंक, ये क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन पहुँच पाए, इसलिए ये चीज़ें यूट्यूब पर भी डाली जा रही हैं। ठीक है, देखिए, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन एवं उनसे जनस्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को आपको डिस्कस करना है, इसको मैं आपको बता देता हूं। ये 2 टॉपिक तो ऑलरेडी हो गए कि वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और जनस्वास्थ्य पर इसका प्रभाव। इसके अलावा भी आपको ये पढ़ना है कि भारत में वाहन उत्सर्जन की इस समय करंट टाइम में क्या स्थिति है। इसके बाद में आपको पढ़ना है कि वाहन उत्सर्जन जो पर्यावरण प्रदूषण में अपना योगदान देते हैं, इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं या कौन कौन सी पहलें गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स कदम उठाए गए हैं, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में उत्सर्जन परीक्षण की जो भारत में प्रमुख विधियां हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो सभी टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। टॉपिक बहुत ही छोटा है, यहाँ से फैक्चुअल बेसिस पर आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लोग एंड तक देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, समझते हैं कि वाहन उत्सर्जन क्या है और ये कैसे होता है। देखिए, इस चैप्टर में आपको ये शब्द बार बार देखने को मिलेगा, आंतरिक दहन इंजन। तो पहले ये समझते हैं कि आंतरिक दहन इंजन क्या होता है। आंतरिक का मतलब आपको पता है क्या है? आंतरिक का मतलब होता है अंदर। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ है उसके अंदर का जो प्रोसेस है उसको हम लोग आंतरिक बोल देते हैं। ठीक है, तो समझ लो कि ये आपकी गाड़ी हो गई। गाड़ी के अंदर आपको पता है कि इंजन लगा होता है, इंजन में कार्बोरेटर लगा होता है, और यही इंजन के अंदर जो है ये पेट्रोलियम, जिसको हम लोग डीजल या पेट्रोल बोलते हैं, ये पाइप के माध्यम से आता है और यहीं पर दहन प्रक्रिया संपादित होती है। अब चूंकि ये अंदर संपादित हो रही है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं आंतरिक दहन इंजन। ठीक है, तो ये डीजल या पेट्रोल पाइप से होकर अंदर आया इंजन में, ये वायु की उपस्थिति में जलता है। ध्यान रखिएगा, अपने आप नहीं जलेगा, यहाँ पर जो भी प्रोसेस होता है उसमें वायु का होना उपस्थित अनिवार्य है, मेनली ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जलता है और फिर क्या होता है, यहाँ से धुआं निकलता है। ठीक है, धुआं निकलता है, और ये धुआं आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी गाड़ी में बहुत ज़्यादा निकलता है, किसी गाड़ी में कम निकलता है। तो कोशिश ये रहती है कि जो धुआं निकलता है ना, ये काफ़ी कम निकले, ताकि पर्यावरण जो प्रदूषण है या जन स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल प्रभाव इसका पड़ता है वो कम से कम हो सके। ठीक है, तो जो गाड़ी जितना अधिक धुआं छोड़ेगी वो पर्यावरण को उतना ही ज़्यादा प्रदूषित करेगी, और गवर्नमेंट इसी पे रोक लगाना चाहती है कि कम से कम धुआं निकले। इसके लिए बहुत सारे पहल और कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें आपका जो ये हाइड्रोजन चलित बसें हैं इसको यूज़ की जा रही हैं, प्लस जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं या इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कई सारे स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जा रहे हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि आंतरिक दहन क्या होता है। वायु और ईंधन का मिश्रण जो है ये इंजन के अंदर दहन होता है, इससे धुआं निकलता है, और इस धुएं में कई सारी गैसेस होती हैं, मेनली CO2। ठीक है, मेनली कौन सी गैस होती है इसमें? CO2। ठीक है, ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन में जाता है और इन्वायरमेंट को गर्म करता है। यही चीज़ आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है, और जो इस पर जन स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है ये आपको देखना है। ठीक है, तो आपने देखा कि इसमें जो गैस निकलता है इसमें CO2 होता है। इसके अलावा भी कई सारी गैसेस होती हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया और कई सारे अन्य पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट मेंशन किया गया है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य कण पदार्थ वाहन निकास उत्सर्जन का एक बड़ा हिस्सा बनते हैं। इनमें से कुछ ग्रीन हाउस गैसें हैं जो पूरी दुनिया में हवा की गुणवत्ता खराब करने के लिए जिम्मेदार हैं। हम ये समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ताकि आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ पाएँ कि किस प्रकार से ये पर्यावरण पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसों में अगर हम कुछ गैसों का यहाँ पे जिक्र करें तो आपका CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड है। आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं
या फिर कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं हैं। तो जब आप ये लिस्ट देखे रहेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं या कौन कौन सी नहीं है। तो CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है, मीथेन है, ओजोन है, HFC है, ठीक है। HFC मीन्स हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, बाकी आप समझते ही हैं। तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही हो गया CFC, ठीक है। तो ये गैसेज आपको याद होनी चाहिए, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। देखिए, आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, इसका गर्म होना जरूरी है, ठीक है। अब कितना गर्म होना जरूरी है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो यहाँ पर नेचुरल गर्म होता है वो 50 डिग्री होता है, ठीक है, 15 डिग्री होता है। अगर 15 डिग्री है यहाँ पे गर्मी, ठीक है, आसपास, तो ये पृथ्वी के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, और पौधों के लिए भी अच्छा, पौधे यहाँ पे ग्रोथ करेंगे, यहाँ पर इन्वायरमेंट जो होगा वो सर्वाइवल होगा, ठीक है। लेकिन जब 15% से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगता है, अब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो वो दिक्कत है। तो वही क्या करता है, मैं आगे बताता हूँ क्या है। तो आपने देखा कि जो पृथ्वी है, इसका 15% टेम्परेचर जो है ये मानव के लिए, जंतुओं के लिए, पौधों के लिए, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। 15% टेम्परेचर, 15%, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये जो गैसेस निकलती हैं मेनली व्हीकल से, और भी कई सारी कंपनियों से, कई जगह से ये गैसेस निकलती हैं, लेकिन मेनली जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो मेनली व्हीकल से निकलती हैं, ठीक है। तो ये समझ लो हमारा अर्थ है। इस आप फिगर को अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद में कोई यहाँ पे डाउट नहीं रह जाएगा। ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। यहाँ से हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैसेज छोड़ दी। ग्रीन हाउस गैसेज यहाँ से हमने छोड़ी, CFC छोड़ा, नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, जलवाष्प छोड़ा, ठीक है। छोड़ने के बाद क्या होता है, गैसेज जो होती हैं वो हल्की होती हैं, तो ये ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद में पर्टिकुलर किसी जगह पे जाके ये रुकती हैं और एक क्या करती हैं, वहाँ पे लेयर क्रिएट करती हैं, ठीक है, लेयर क्रिएट करती हैं। अब सन से जो विकिरण आता है, तो कुछ विकिरण तो आपका अंतरिक्ष में ही सोख लेता है। 30% जो सन का विकिरण है या गैसेज वगैरह जो होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो अंतरिक्ष में ही विलीन हो जाते हैं। लेकिन 70% जो यहाँ से सन लाइट आती है वो अर्थ पे आती है। अब अर्थ क्या करती है, अर्थ पे जब पड़ती है ये तो रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे करके यहाँ पे पढ़ने के बाद में ये रिफ्लेक्ट होती हैं। अब अगर ये गैसेज यहाँ पे उपस्थित नहीं होती हैं तो जितना यहाँ पे गर्मी चाहिए होता है उतना यहाँ पे टेम्परेचर बन जाता है, ठीक है। भाई टेम्परेचर जरूरी है, मैंने आपको बताया कि 15% टेम्परेचर जरूरी है यहाँ पे सर्वाइवल के लिए, ठीक है, मानव जीवन के लिए, ठीक है, पौधों के जीवन के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इन गैसेज की वजह से, जैसे ये रिफ्लेक्ट होकर अंतरिक्ष में अगेन चली जाती हैं, लेकिन इन गैसेज की वजह से क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट होने नहीं पाती हैं, ठीक है। ये फिर क्या होता है, ये अर्थ पे अगेन आ जाती हैं, ठीक है। ये यहाँ से गई, फिर इस लेयर की वजह से ये जो गैसेज है जो जमी हुई हैं ऊपर, इनकी वजह से ये फिर से अगेन अर्थ पे आती हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा तो जो पर्वतों पे ग्लेशियर होंगे, ठीक है, वो पिघलेंगे, ठीक है। वो पिघल के फिर क्या होंगे, वो पानी के फॉर्म में होंगे, नदियों में बाढ़ आएगा, समुद्र में जो जलस्तर है वो ऊपर उठेगा। कई सारे देश जो द्वीपीय देश है, जैसे लक्षद्वीप हो गया, मालदीव हो गया, या हमारा मुंबई तट हो गया, ठीक है, जो द्वीपीय और तटीय राज्य और देश है, उनके डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और भी कई सारे आपको यहाँ पर डिसएडवांटेज और प्रकोप प्रकृति का आपको देखने को मिलता है। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। जब यहाँ पे पूरा अर्थ गर्म होने लगता है, इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और ये जो नॉर्मल था, जो 15% आपका टेम्परेचर बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने देखा भी होगा, जब आपने छोटी क्लास में रहे होंगे तो एक कमरे में बताया जाता है कि शीशे का जार होता है, उसमें पौधा रखा जाता है, ठीक है। एक नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पे रोका जाता है जिससे पौधा ग्रोथ करने लगता है। तो वो चीज़ें सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। लेकिन जब चीज़ें तापमान बढ़ने लगे, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, ठीक है, और ये देखा जाए कि यहाँ पे कई सारे रोग वगैरह भी मनुष्य को होने लगता है, जीवन दुर्लभ हो जाता है, स्किन कैंसर, ठीक है, बहुत सारे डिसीज होने लगते हैं। तो ये क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग है और ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये होता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपको क्या क्या देखना है। वाहन उत्सर्जन क्यों खतरनाक है, यहाँ से विषाक्त उत्सर्जन होता है, ठीक है। विषाक्त उत्सर्जन का मतलब ये जो गैसेस होती हैं, कण होते हैं इसमें, ये विषैले होते हैं, इसमें पर्टिकुलर मैटर्स जो होते हैं ये ठोस होते हैं। जब आप सांस लेते हैं, ठीक है, आप सांस लेते हैं तो ये ठोस तो होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं। जो आपका बाल है, ठीक है, जो ह्यूमन हेयर है, बाल है, उससे भी 100 गुना पतले होते हैं,
ठीक है। तो आप लोग देख नहीं पाते हैं और आपके नाक के माध्यम से ये आपके अंदर जाते हैं, फेफड़े पे जाते हैं और कई सारे आपको डिसीजेज देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पर्टिकुलर मैटर्स हवा में मौजूद ठोस कणों और तरल बूंदों का एक संयोजन है, जो मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया। ठोस कण भी होते हैं, तरल बूंदें भी हो सकती हैं। सबसे पहले वे वायुमंडलीय धुंध में योगदान देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा जब पटाखे फूटते हैं तो वहाँ पे जो कण होते हैं वो तो मोटे होते हैं, इनकी अपेक्षा वो मोटे होते हैं। तो वहाँ पे भी देखा होगा आप लोगों ने, जब सुबह आप सो के उठते हो तो बहुत धुंध जमा होता है, तो वो जो धुंध जमता है वो इससे भी जमता है, ठीक है। तो ये वायुमंडलीय धुंध में योगदान देते हैं, ये जो पर्टिकुलर मैटर होते हैं। और दूसरे, ये कण आपके फेफड़े को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। जब फेफड़े में पहुंच गए तो फिर रक्त प्रवाह में भी पहुंचेंगे, हार्ट में भी पहुंचेंगे, ठीक है। और ये आपको फाइनली नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो विषाक्त कण निकलते हैं उनमें आपका कणिका तत्व हो गया, जो कि ठोस और तरल दोनों में होता है। इसके बाद में आपका CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में अंतर है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो CO2 होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो CO होता है। कार्बन डाई का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 एटम है ये मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और यहाँ पर 1 एटम है, ठीक है। तो ये मोनोऑक्साइड हो गया। ऑक्सीजन का 1 एटम और ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 एटम, ठीक है। ऐसे आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन तब होता है जब एक ऑटोमोबाइल या व्हीकल में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन की खपत होती है। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड युक्त हवा में सांस लेने से हृदय और मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने यह घोषणा किया है कि शहरों में 95% CO जो उत्सर्जन होता है वो मोटर वाहन से होता है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि 95% जो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है वो मोटर वाहन से ही होता है, ठीक है। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट है ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2 के बारे में हमने देखा ही। इसके बाद में हमने देखा पार्टिकुलर मैटर, इसके बाद में हमने देखा CO, इसके बाद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ईंधन जलाया जाता है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ऑटोमोबाइल, ट्रक, बस और ऑफ रोड उपकरण से उत्सर्जन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। NO2 की उच्च मात्रा वाली हवा में सांस लेने से श्वसन प्रणाली को नुकसान होता है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए। इसके बाद में हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैसें और जलवायु परिवर्तन। जैसा कि हमने आपको डिटेल में समझा दिया इसके बारे में, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। वाहन उत्सर्जन के कारण ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में छोड़ी जाती हैं। सामान्य स्तर पर ग्रीन हाउस गैसें सूर्य की कुछ गर्मी को रोककर और उसे गर्म बनाकर पृथ्वी की सहायता करती है। मैंने आपको बताया था कि 15% की जब बात होती है तो सामान्य स्तर वही है, ठीक है। तो सामान्य स्तर पर ये ग्रीन हाउस गैसें सूर्य की गर्मी को रोककर पृथ्वी की सहायता करती हैं ताकि यहाँ पे जीवन सरल सुलभ हो सके। लेकिन जब यही टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जो गैसें होती हैं वो इनको रिफ्लेक्ट करके अगेन अर्थ पे लाती हैं, तो जो 15% है वो इंक्रीज होकर 50% तक जा सकता है, 15 से 50% तक जा सकता है, जो कि नुकसानदायक है। हालांकि जब ग्रीन हाउस गैसों का स्तर बढ़ता है तो इसका परिणाम तापमान में वृद्धि होती है और इसका परिणाम ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर रखी हैं। स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव देख लेते हैं। तो पर्टिकुलर मैटर यानी कि PM बोलते हैं इसको, ठीक है, PM बोलते हैं। अब इसमें भी कई सारी कैटेगरी होती है, मेनली PM 2.5 का जिक्र होता है, इसको हम लोग आगे भी देखते हैं, ठीक है। तो PM यानी कि पर्टिकुलर मैटर हर साल 30,000 मौतों के लिए जिम्मेदार है। इसके प्रदूषित हवा में मौजूद प्रदूषक फेफड़ों में संक्रमण और कैंसर का कारण बनते हैं। तो मेनली आप देख रहे हैं कि श्वसन प्रणाली प्रभावित हो रही है, मस्तिष्क हमारा प्रभावित हो रहा है, जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स में जो रक्त का प्रवाह है वो प्रभावित हो रहा है, ठीक है। स्किन वगैरह भी प्रभावित हो सकता है जब सनलाइट पड़ेगा स्किन पे, ठीक है, तो स्किन कैंसर भी होगा। तो यही सारा प्रभाव है जो कि मानव पे पड़ रहा है और जीव जंतुओं पे भी पड़ता है, ठीक है। मेनली हमें यहाँ पे मानव के लिए पढ़ना है क्योंकि हम अपना हित देखते हैं, जंतुओं का हित थोड़ी देखेंगे पहले। तो मानव के हित को हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, जंतुओं की भी बात छोड़िए, ठीक है। इसके बाद में देखिए हाइड्रोकार्बन को मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बनाया गया है। तो हाइड्रोकार्बन भी है इस लाइन में, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मीन्स HC होता है, ठीक है। H और C जब सिंगल बॉन्ड से जोड़ता है तो उसको हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन भी निकलता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, HFC लिखा था मैंने यहाँ पे ना, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, हाइड्रोकार्बन भी निकलता है इससे, ये भी मानव को प्रभावित करता है, ओके।
आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ईंधन का रिसाव पौधों और समुद्री जीवन के लिए भी नुकसानदायक होता है। ठीक है, पहुंच गए हम लोग जंतुओं और पौधों तक भी पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये सब चीज़ें देख लीजिए आप लोग। जब किसी देश की आबादी मुख्य रूप से बीमार होती है तो अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। वर्ष 2030 तक भारत में कारों की वार्षिक बिक्री मौजूदा 3.5 मिलियन से बढ़कर लगभग 10.5 मिलियन होने का अनुमान है, जो कि 3 गुना अधिक है, जिससे वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में वृद्धि होती है। कार जितनी लग्जरी चीज़ है, ये जितना लग्जरी आप लोग इसको समझते हैं, उतना ही ये पर्यावरण प्रदूषण में अपना योगदान देता है। आजकल कार लेके लोग मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। जहाँ पे वो लोग बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग बाइसिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोग कार को यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। शहर में लोग कार क्यों रखते हैं? जब यहाँ पे कैब चलती हैं, ठीक है, ओला है, उबर है, आप लोग जस्ट फ़ोन दबाइए, एप्लीकेशन पे डाउनलोड करने के बाद में नंबर दबाइए, वहाँ पे कार आपके सामने उपस्थित हो जाती है। तो लोग कार खरीदते ही क्यों हैं? ठीक है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये लग्जरी के अंतर्गत आता है। इससे आपका समाज में रुतबा बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, इसलिए लोग कार खरीदते हैं, जबकि ये पर्यावरण प्रदूषण में सबसे ज़्यादा अपना योगदान डालती हैं। 2030 तक भारत में कारों की वार्षिक बिक्री 3.5, जहाँ पे 3.5 है। 3.5 का मतलब 3.5 लाख। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 30 लाख। ठीक है, जहाँ पे 30.5 लाख कार था, वहाँ पे लगभग 1 करोड़ कार होने की संभावना है। ठीक है, 2030 तक सोचिए, 30 लाख से 2030 तक 1 करोड़ कार हो जाएगा इंडिया में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, डिमांड है भाई, लोग अपना दिखावा करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, जिससे क्या होगा? इससे यही होगा कि पर्यावरण और प्रदूषित होगा। रोकथाम के लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे, पर्यावरण प्रदूषण ना हो इसके रोकथाम के लिए हम लोग शून्य उपाय कर रहे हैं, लगभग ना के बराबर उपाय कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भारत में वाहन उत्सर्जन की क्या स्थिति है। तो शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण एक प्रमुख कारण है। देखिए, शहरी क्षेत्रों में वाहनों का उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। अध्ययनों के अनुसार पता चला है कि वाहन हर वर्ष PM 2.5 के लगभग 290 गीगाग्राम का उत्सर्जन करते हैं। तो मैंने आपको बताया, वही PM का मतलब है पर्टिकुलर मैटर, जो कण निकलता है धुएं से, उसी की बात हो रहा है। तो हर वर्ष धुएं से लगभग PM 2.5 का जो उत्सर्जन होता है वो 290 गीगाग्राम होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। तो ये अध्ययन से पता चला है, ये भी आप लोग याद रखेंगे कि हर वर्ष PM 2.5 290 गीगाग्राम उत्सर्जन होता है। ठीक है, PM 2.5 उन कणों को संदर्भित करता है जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। तो अगर आपके परीक्षा में प्रश्न बनता है कि PM 2.5 किसको निरूपित करता है, तो इसका व्यास जो होता है, मतलब ऐसे, व्यास का मतलब त्रिज्या नहीं, व्यास का मतलब ये पूरा वाला, ये 2.5 mm इसका व्यास होता है, या इससे कम होता है, इसी को हम बोलते हैं PM 2.5 कण। ठीक है, जो कि मानव के बाल की तुलना में 100 गुना अधिक पतला है और लंबे समय तक ये जो है इन्वायरमेंट में रह सकता है। ठीक है, साथ ही भारत में कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 8% परिवहन क्षेत्र से होता है और दिल्ली में यह सबसे अधिक 30% है। समझते हैं क्या लिखा हुआ है। भारत में कुल ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, जैसे उत्सर्जन तो कई जगह से होता है, लेकिन परिवहन क्षेत्र से जो ग्रीन हाउस गैसेज है, CO2 है, CO है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये 8% निकलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, परिवहन क्षेत्र से जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है वो 8% है और दिल्ली में ये सबसे ज़्यादा है, 30% से अधिक है। ठीक है, जैसे सभी राज्य हैं, तो सभी राज्यों में दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां से 30% परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जन होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। अब उत्सर्जन कम करने की दिशा में भारत से संबंधित मुद्दे हैं, इसको देख लेते हैं। भारत में ईंधन की गुणवत्ता में बदलाव। देखिए, हम लोग उत्सर्जन और जो पर्यावरण प्रदूषण है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, तो ये ईंधन की गुणवत्ता में बदलाव करके कर सकते हैं। अगर बढ़िया ईंधन हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें एथेनॉल डालते हैं, एथेनॉल डालने से जो धुआं होता है उसका उत्सर्जन कम होता है। ठीक है, तो ईंधन की गुणवत्ता में बदलाव हमें करना होगा। आंतरिक दहन इंजन का जो निकास उपचार प्रणाली है, ठीक है, आंतरिक दहन इंजन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको ICE बोलते हैं, इंटरनल कंबसन इंजन। ठीक है, शॉर्ट में ICE, इंटरनल कंबसन इंजन। तो ICE की जो निकास उपचार प्रणाली है, जो टेक्निक है,
जिससे धुआं निकलता है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग कुछ अच्छा करें, ईंधन में बदलाव करें और विद्युतीकरण और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों की दिशा में कदम उठाएं। यानी कि हम लोग जो विद्युत या इलेक्ट्रिक बसें हैं या बाइक्स हैं उनका यूज़ करें, हाइड्रोजन से चलने वाली बसों को, वाहनों को इस्तेमाल में लाएं और इस तरह से जो है हम उत्सर्जन को कम करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। और भारत में यही चीज़ें अभी चल रही हैं, बहुत कम मात्रा में है लेकिन हाँ प्रोसेस में है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लेकिन एक बात और निकल के आ रहा है कि इतनी जल्दी से चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। जो ये ICE इंजन है यानी कि आंतरिक दहन इंजन है, ये 2040 तक रहेगा, ठीक है। 2040 तक हम इसको नहीं हटा सकते हैं। 2040 के बाद में वो टाइम आएगा एक टाइम पर कि सारी की सारी लगभग बसें, व्हीकल्स, कार जो भी हैं वो सब इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। लेकिन 2040 तक ICE इंजन का पर्याप्त हिस्सेदारी होने की संभावना है, ठीक है। इसके लिए न केवल उत्सर्जन मानकों को सख्त करने की आवश्यकता है बल्कि विश्व में उत्सर्जन को कम करने हेतु वाहनों के परीक्षण के लिए तकनीकी मानकों में संशोधन की भी आवश्यकता है। अब इसमें क्या होगा, तकनीकी मानकों में मतलब क्या है, जो मैंने बताया कि जो उत्सर्जन और इसका जो निकास वगैरह है, निकास उपचार प्रणाली, ठीक है, इसमें तकनीकी मानकों में संशोधन करने की आवश्यकता है। यानी कि जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो उसमें और अपडेशन की ज़रूरत है। गैस एनालाइजर का हम लोग यूज़ करते हैं, जो धुआं निकलता है साइलेंसर में, वहाँ पे हम लोग गैस एनालाइजर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गैस एनालाइजर क्या करता है, साइलेंसर से जो धुआं निकलता है उसको मेज़र करता है और बताता है कि कितना यहाँ पे उत्सर्जन हो रहा है, मतलब कितना यहाँ पे प्रदूषण या ऐसे पर्टिकुलर मैटर का उत्सर्जन हो रहा है। तो उसमें भी हम लोग सुधार करेंगे। टेक्निक मीन्स टेक्निक, ठीक है। यहाँ पे जितना हम लोग अपडेट कर पाएंगे उतना अच्छा होगा, चाहे वो इंजन का अपडेशन हो, चाहे वो ईंधन का अपडेशन हो, चाहे वो विद्युतीकरण और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों का अपडेशन हो। सारी चीज़ों को हमको अपडेट करने की ज़रूरत है और प्रमोट करने की ज़रूरत है, तभी जाकर जो वाहन उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण इससे हो रहा है उसको हम लोग कम कर सकते हैं और जो स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा है प्रतिकूल वाला, उसको भी कम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए भारत द्वारा तैयार की गई परीक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, इसको देख लेते हैं। तो भारत द्वारा तैयार की गई परीक्षण विधियों में मेनली स्टार्टिंग में IDC मॉडल तैयार किया गया था, ठीक है। IDC मॉडल तैयार किया गया था जिससे हम लोग वाहनों का परीक्षण करते हैं सड़कों पर। देख लेते हैं कि IDC मॉडल क्या है, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, इंडियन ड्राइव साइकिल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं IDC। तो इंडियन ड्राइव साइकिल व्यापक सड़क परीक्षणों के आधार पर भारत में वाहन परीक्षण और प्रमाणन हेतु तैयार किया गया पहला ड्राइविंग साइकिल था। तो ये आप याद रखेंगे कि पहला ड्राइविंग साइकिल कौन सा था, इंडियन ड्राइव साइकिल, ठीक है। ये क्या करता था, सड़कों पर परीक्षणों का आधार बनता था, वाहनों का परीक्षण करता था। किंतु IDC के तहत उन सभी जटिल ड्राइविंग स्थितियों को शामिल नहीं किया गया था जो प्रायः आमतौर पर भारतीय सड़कों पर देखी जाती है। इसलिए IDC को अपडेट किया गया और IDC को अपडेट करने के बाद में इसको MIDC बनाया गया, मॉडिफाइड इंडियन ड्राइव साइकिल, ठीक है, जो कि न्यू यूरोपियन साइकिल ड्राइविंग साइकिल के समान है। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सा जो मॉडल है या ड्राइव साइकिल है वो न्यू यूरोपियन ड्राइविंग साइकिल के समान था, ठीक है, या उस न्यू यूरोपियन ड्राइविंग साइकिल के मॉडल को अपनाता है। तो आपका MIDC होगा, मॉडिफाइड इंडियन ड्राइव साइकिल, ठीक है। कुछ इस तरह से छोटे मोटे घुमाव करके आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो न्यू यूरोपियन, चूंकि बार बार ये नाम आया है, मैं यहाँ पे जब डेटा रिसर्च कर रहा हूँ तो न्यू यूरोपियन ड्राइविंग साइकिल ये काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। तो अब जब न्यू यूरोपियन ड्राइविंग साइकिल महत्व रखता है और उसी की तरह MIDC भी है, तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है MIDC और NEDC दोनों समान है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। MIDC के तहत व्यापक ड्राइविंग मोड शामिल है और यह IDC की तुलना में बेहतर है। साथ ही MIDC व्यावहारिक दुनिया में ड्राइविंग के दौरान देखी गई विभिन्न स्थितियों को काफ़ी बेहतर ढंग से कवर करता है, ठीक है। अब MIDC को भी अपडेट किया गया, इसमें भी कुछ कमियां थी, ठीक है। हालांकि सुधारों के बावजूद MIDC अभी भी यातायात घनत्व, भूमि उपयोग पैटर्न, सड़क बुनियादी अवसंरचना और खराब यातायात प्रबंधन में भिन्नता के कारण ऑन रोड स्थितियों के दौरान वाहनों के उत्सर्जन का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसलिए वर्ल्ड वाइड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर को अपनाना आवश्यक हो गया, यानी कि ये एक निकल के और आया, ठीक है। IDC के बाद में MIDC के बाद में एक और निकल के आया जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वाइड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर। इसका फुल फॉर्म है WLTP, ठीक है, को अपनाना आवश्यक हो गया, जो कि आंतरिक दहन इंजन और हाइब्रिड कारों से प्रदूषकों के स्तर को निर्धारित करने हेतु एक वैश्विक मानक बना है। तो ये क्या है,
परीक्षा में प्रश्न बनता है कि वैश्विक मानक कौन सा है, तो वर्ल्ड वाइड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर। ठीक है, तो ये क्या है, ये भारत द्वारा तैयार की गई परीक्षण विधियां हैं, जिसमें IDC है, MIDC है और WLTP है। और MIDC मॉडल जो है ये न्यू यूरोपियन ड्राइविंग साइकिल मॉडल पर आधारित है, ये आप याद रखने वाले। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद में है भारत में उत्सर्जन कम करने के प्रमुख पहलें। अब इसमें आपको पता होगा, आपके टाइम पे ये चीज़ें बंद हुई हैं, जो भारत स्टेज है जिसको हम लोग BS बोलते हैं। ठीक है, BS मीन्स भारत स्टेज। ये भारत स्टेज 1 2 3 4, तो 4 से हम लोगों को याद है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भारत स्टेज 4th से भारत स्टेज 6th उत्सर्जन मानदंडों में बदलाव, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये डेट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए भारत चरण, हिंदी में भारत चरण, इंग्लिश में भारत स्टेज। ठीक है, तो भारत स्टेज उत्सर्जन मानकों को सरकार द्वारा मोटर वाहनों सहित आंतरिक दहन इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजन उपकरण से वायु प्रदूषकों के उत्पादन को विनियमित करने के लिए निर्धारित किया गया। थोड़ा सा कठिन है, मैं बताता हूं आपको। आंतरिक दहन इंजन मतलब जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, स्पार्क इग्निशन इंजन भी होता होगा। ठीक है, स्पार्क के माध्यम से वहाँ पे कुछ होता होगा। ठीक है, अपना प्रोसेस होता होगा। तो इन इंजनों से ये इंजन जहाँ जहाँ भी यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ व्हीकल्स में यूज होते हैं, एक जनरेटर होता है। ठीक है, और भी कई सारे डिवाइसेस होते हैं जिसमें ये इंजन लगे होते हैं। तो इनको नियंत्रित करने के लिए जो कि BS4 थे, उनको अपडेट करके BS6 मॉडल पर लाया गया। BS4 में ज़्यादा प्रदूषण होता था, BS6 में कम प्रदूषण होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने यह अनिवार्य किया कि वाहन निर्माताओं को 1 अप्रैल 2020 से केवल BS6 वाहनों का निर्माण और बिक्री और पंजीकरण करना होगा। ठीक है, यानी कि ये BS4 से अपडेटेड वर्जन, जैसा कि हम बात कर रहे थे ऊपर कि सारी चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भारत स्टेज 4 को अपडेट करके BS6 पे लाया गया है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने ये अनिवार्य किया 2020 से, 1 अप्रैल 2020 से, कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ BS6 मानकों को ही आधार बनाकर इंजनों को बेचा जाएगा। ठीक है, और इनका पंजीकरण कराया जाएगा। 2025 तक भारत में एथेनॉल रोड मैप का, संमिश्रण का रोड मैप, ये देखिए। प्रश्न बन सकता है आपकी परीक्षा में कि धुआं जो निकलता है आंतरिक दहन इंजन से, उसमें हम कौन सा ये मिलाते हैं, जो, ठीक है, जो भी चीज़ें वो बोल देगा, तत्व तो मिलाते हैं या अवयव मिलाते हैं या कुछ भी मिलाते हैं, उसमें कौन सा मिश्रण मिलाते हैं। ठीक है, ताकि जो धुआं है या पर्यावरण प्रदूषण का कम करने के लिए जो वहाँ से चीज़ें निकलती हैं या गैसेस निकलती हैं, उसको हम कम कर सके, तो आपका आंसर होगा एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल आपका आंसर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो धुआं निकलता है उसमें जो गैसेस होती हैं उसको कम करने के लिए हम लोग पेट्रोलियम में एथेनॉल मिलाते हैं। ठीक है, तो रोड मैप में अप्रैल 2022 तक E10 ईंधन की आपूर्ति करने के लिए एथेनॉल मिश्रित ईंधन के क्रमिक उपयोग। देखिए, अब एथेनॉल को भी 2 पार्ट में मतलब अपडेट किया गया है। पहले E10 था, ठीक है, बाद में E20 एथेनॉल लाया गया। तो पहले E10 था और E10 जो है 2022 तक, अप्रैल 2022 तक E10 मिलाते थे, और इसको 2023 से 2025 तक जो है E20 को हमें चरणबद्ध तरीके से उपयोग में लाना है, ये प्रस्तावित है। ठीक है, तो 2022 तक एथेनॉल का E10 वर्जन मिलाते थे और 2023 से 2025 तक जो है E10 को रिप्लेस करके हमें E20 पे आ जाना है। यही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन योजना का तेजी से अंगीकरण और निर्माण, ये भी क्या करता है, ये भी पर्यावरण जो उत्सर्जन है इसको कम करता है। फेम इंडिया योजना का, ये फेम इसका मतलब फुल फॉर्म हो गया हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन, फेम इंडिया योजना का उद्देश्य सभी वाहन खंडों को प्रोत्साहित करना है। इसमें 2 चरण है, वर्ष 2015 से शुरू हुआ था और 31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ है। 31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ है, और दूसरा चरण अप्रैल 2019 से शुरू होकर 31 मार्च 2024 को पूरा किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि फेम इंडिया को 2 चरणों में संपादित किया गया है। पहला चरण 2015 से 2019, ठीक है, और दूसरा चरण जो है 2019 से 2024 रखा गया है। फेम इंडिया यानी कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन योजना के अंतर्गत वाहनों को मतलब क्या करता है, वाहनों को बनाना, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, मैन्युफैक्चर करना। इसके बाद में आपका ये जो लास्ट वाला टॉपिक है इसको देख लीजिए, राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी नीति और विनियमन को संरेखित करते हुए कार्बन उत्सर्जन में कटौती तथा ऊर्जा के नवीनकरणीय स्रोतों के उपयोग में वृद्धि करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ा सा लॉजिकल था लेकिन इसको हमने आसान भाषा में करने की कोशिश की है। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, एप्लीकेशन पे एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।